हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 3। इससे पहले इस कहानी के 2 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, अब तक आप सबने पढ़ा था। अचंत अपने पास रखी हुई कुर्सी पर बहुत ही अकड़ के साथ बैठा और फिर खनक को खींचकर उसने अपनी गोद में बैठा लिया। खनक अपना सर झुकाकर बैठी थी क्योंकि वो तो अचंत का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। इस वक्त खनक के दिल में बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी और उसके ऐसा रहने से उसके बाल उसके और अचंत के बीच में आ रहे थे, जो कि अचंत बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उसे घूर रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो चलिए देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होता है। अचंत ने भी अपने हाथों से खनक के बालों को बहुत ही प्यार से पीछे कर दिया और फिर कैमरामैन की तरफ देखने लगता है। कैमरामैन भी समझ गया और फिर कैमरामैन ने भी जल्दी से तस्वीर ली। फिर अचंत ने खनक के गालों को अपने होठों से टच किया तो खनक ने भी अपना चेहरा दूसरी तरफ करके अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। उसे इस वक्त अचंत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब अचंत खड़ा हुआ और फिर खनक को अपने आगे कर लिया और उसकी कमर को पकड़कर एकदम से खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर एक टेबल स्माइल थी। अचंत ये सब कुछ करते जा रहा था और कैमरामैन जो अच्छे से पिक्चर्स ले रहा था। जब बहुत सारी ऐसी ही तस्वीर हो गई तो अचंत खनक के होठों की तरफ देखकर बोलता है कि अब एक लास्ट। जब सारे पोज हो जाते हैं तब अचंत खनक की तरफ देखते हुए बहुत ही प्यार से बोलता है कि बस एक लास्ट, इसके बाद कोई भी पिक्चर्स नहीं ली जाएंगी। इतना बोलकर वो खनक के होठों की तरफ देखने लगा और खनक जो अचंत के इरादों को अच्छे से समझ गई थी, इसीलिए वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करने लगती है। लेकिन इससे पहले वो अपना चेहरा घुमा पाती, पहले ही अचंत ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे जोर से अपने होठों का पूरा प्रेशर देकर किस करने लगता है। उसे वो बहुत ही डीप किस कर रहा था। अचंत ने उसे इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि अब तो वो हिल भी नहीं पा रही थी, इधर उधर छटपटा रही थी और ऊपर से अचंत ने अपना पूरी बॉडी का प्रेशर खनक की बॉडी पर रख दिया था। वो अपनी बाहों पे खनक को गिराकर उसे किस कर रहा था। ये नज़ारा देखकर तो तन्वी भी एकदम से शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि जो एएसएस किसी लड़की की तरफ कभी आंख उठाकर देखता भी नहीं था, वो खनक को इतना डीप किस कर रहा था। वो खनक के इतना ज़्यादा करीब था। कुछ वक्त के बाद जब खनक का दम घुटने लगता है तो अचंत ने उसके होठों को अपने मुंह से रिलीज कर दिया, उसे थोड़ा सा खुद से दूर किया। लेकिन अचंत की नज़र तो अभी भी खनक पर ही टिकी हुई थी। वो 1 मिनट के लिए भी खनक को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। न जाने खनक ने उसके दिल में क्या कर दिया था, अब तो वो उसकी सोलमेट बन गई थी और खनक भी 1 मिनट के लिए अब अचंत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अचंत ने भी अपने हाथों को खनक के होठों को छूने के लिए आगे बढ़ाने लगा कि तभी खनक ने भी अपना चेहरा दूसरी तरफ गुस्से से घुमा लिया। ये देखकर तो अचंत भी अब खनक के होठों को देखते हुए बहुत ही प्यार से बोलता है कि अच्छा, कल तक ये सभी जितनी भी पिक्चर्स ली गई हैं कॉलेज के हर दीवार पर लग जानी चाहिए। समझ आई बात? और जल्द से जल्द उसका भी काम तमाम करूँ। ये सुनकर तो अब खनक की आंखों में एकदम से खून उतर आया था और वो अचंत की तरफ देखने लगती है। फिर वो चिल्लाकर बोलती है कि आखिर आखिर मेरी दोस्त की गलती क्या है? क्या किया है मेरी दोस्त ने? क्यों कर रहे हो आप ऐसा? उसके साथ क्या कर दिया है? ये सुनकर तो अचंत बहुत ही स्टाइल में बोलता है कि ओह, मैं तो बताना ही भूल गया था, ये तुम्हें स्टेज पर कैसे बार बार टच कर रहा था। खुद को ये सच में SRK समझ रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये सच में शाहरुख खान है। कैसे तुम्हारी हॉट कमर को बार बार हाथ लगा रहा था, तुम्हें अपने हाथों से। फिर अचंत खनक की बॉडी के हर पार्ट को टच करके बोलता है कि यहाँ यहाँ पर ऐसे टच कर रहा था ना, ये तुम्हें ऐसे, इसने ऐसे टच किया था तुम्हें। ये सुनकर तो खनक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर तन्वी से अचंत को प्रॉब्लम क्या है, क्या समस्या हो सकती है और वो खनक के लिए ये सब कुछ क्यों बोल रहा है। और तभी तन्वी की कुर्सी आग की तरफ आने लगती है। तन्वी बहुत ज़्यादा डर जाती है। ये देखकर खनक भी जोर से चिल्लाकर बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मेरी दोस्त को छोड़ दो, मेरी दोस्त ने कुछ भी नहीं किया है, उसकी क्या गलती है। लेकिन अचंत भी अपने आगे किसी की भी कहाँ सुनता था। लेकिन खनक को तो कैसे भी करके बस तन्वी को ही बचाना था। वो कुछ भी करके तन्वी को कुछ नहीं होने देना चाहती थी। वो भागकर अब आग के पास जाने लगती
लगती है, लेकिन अचंत ने उसे कमर से पकड़कर खुद से चिपका लिया। खनक की आंखों में आंसू आ गए थे, वो तेज तेज रोने लगती है और तन्वी भी आग में धीरे धीरे जाने ही वाली थी। ये देखकर खनक रोते हुए बोलती है कि प्लीज प्लीज मेरी तन्वी को छोड़ दो, प्लीज मेरी तन्वी को छोड़ दो। और तन्वी का नाम सुनकर अचंत के होश एकदम से उड़ जाते हैं और वो खनक की तरफ देखकर उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है और बोलता है कि क्या कहा तुमने, क्या कहा तन्वी, ये लड़की है क्या? ये सुनकर तो खनक एकदम से चिल्लाकर बोलती है कि हाँ, ये मेरी दोस्त तन्वी है, ये तन्वी है जिसने मेरी मदद करने के लिए ये सब कुछ किया था और आप उसके साथ ये सब कुछ कर रहे हो, कैसे कर सकते हो आप उसके साथ ये सब? इतना बोलकर खनक फिर से रोने लगती है। ये देखकर अचंत ने भी हाथ दिखाया तो तन्वी की कुर्सी आग पे से ऊपर आ जाती है और जैसे ही तन्वी को फिर से नीचे किया गया, खनक जल्दी से खुद को अचंत की बाहों से छुड़वाकर तन्वी के पास रोती हुई जाती है और उसे खोलने लगती है, लेकिन आग की वजह से तन्वी थोड़ा सा झुलस गई थी और बेहोश हो गई थी, उसे तो पूरा होश भी नहीं था। ये देखकर खनक एकदम से पलटकर अचंत की तरफ देखते हुए गुस्से से बोलती है कि सच में अगर ये एक लड़का होता तो क्या सच में आप इसे मार देते, आप इसकी जान ले लेते? सिर्फ और सिर्फ मुझे टच करने के लिए आप किसी की भी जान ले सकते हो क्या? ऐसे तो मेरे साथ कोई और डांस करने वाला था, क्या तुम उसकी जान ले लेते? सबको अपनी तरह समझा है क्या तुमने कि सब एक जैसे होते हैं, तुम्हारी तरह घटिया होते हैं? फिर वो तन्वी का चेहरा अपने हाथों में भरकर बोलती है कि ये मेरी तन्वी हमेशा मुझसे यही कहती थी कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे कितना भी घटिया इंसान क्यों ना हो, ASS मगर किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता है, किसी भी लड़की को परेशान नहीं करता है। मगर तुमको देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे सच में तुम एक शैतान हो जो किसी को भी नहीं छोड़ सकते हो, किसी को भी नहीं। लेकिन आज इसका ये भ्रम जरूर टूट गया होगा कि आपने जो कुछ भी मेरे साथ अभी अभी किया है ना, इसके बाद आपका असली चेहरा मेरे सामने भी आ गया और मेरी फ्रेंड के सामने भी। ये सुनकर तो अब अचंत बिना किसी एक्सप्रेशन के एकदम से खड़ा हो गया था। फिर वो थोड़ा सा गुस्से से बोलता है कि मुझे किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, ASS बहुत है अपने लिए, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। लेकिन खनक पर अब अचंत की बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था, वो तो उसकी बातों पर ध्यान भी नहीं दे रही थी, वो तन्वी को अपने साथ कैसे भी करके अब ले जा रही थी। अभी अचंत फिर से पीछे से बोलता है कि वैसे किसी और के दर्शन भी कराने थे तुम्हें। ये सुनकर तो खनक के कदम एकदम से रुक जाते हैं और उसके दिल में एकदम से धक धक होने लगती है। वो तन्वी को लेकर जैसे ही पलट गई और फिर सामने खड़े लोगों की तरफ देखकर खनक एकदम से चौंक गई थी। सामने शरद, निखिल, एयर, सचिन चारों ही खड़े हुए थे जिन्हें बहुत ही बेरहमी से मारा गया था और उनके पूरे बदन पर किसी एनिमल के काटने नोचने के निशान थे जो बहुत ही बुरी तरह से उनके चेहरे पर दिख रहे थे। उनकी हालत इतना ज़्यादा बुरी थी कि खनक से भी देखा नहीं जा रहा था, उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो बिना कुछ बोले ही जल्दी से वहाँ से निकल जाती है क्योंकि खनक को ये सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। आज से पहले खनक ने कभी भी किसी चींटी तक को नहीं मारा था। अब देखते हैं खनक का घर। खनक जब घर आती है तो सब सो चुके थे, लेकिन स्वीटी, रोहन और राहुल नहीं सो रहे थे। खनक ने जब अपने रूम की लाइट ऑन की तो सामने रोहन, राहुल और स्वीटी तीनों ही एक साथ बिस्तर पर बैठे हुए उसका इंतजार कर रहे थे। और ये देखकर खनक ने भी पहले खुद को नॉर्मल किया, उसने अपनी आवाज़ को नॉर्मल किया और फिर नॉर्मल टोन में बोलती है कि क्या बात है दी, भैया आप सब एक साथ अभी तक सोए नहीं क्या? आप लोग सोए क्यों नहीं, इतनी रात हो गई है। ये सुनकर तो रोहन अब खनक को अपने पास बैठाकर बोलता है कि हाँ, मैं अपनी बहन से मिलने के लिए आया था क्योंकि कल तू नासिक जा रही है ना स्वीटी के साथ, इसीलिए सोचा कि तुझसे मिल लूं। ये सुनकर तो खनक एकदम से शॉक्ड हो गई थी। खनक थोड़ा सा हैरान होते हुए राहुल की तरफ देखकर बोलती है कि लेकिन भैया ऐसे अचानक से किसने कहा कि मुझे नासिक जाना है, मुझे तो पता भी नहीं चला, ये सब कुछ कब प्लान हुआ, किसने किया? ये सुनकर राहुल थोड़ा सा मुस्कुराकर बोलता है कि अरे अब चुप हो जा मेरे बोलने की मशीन, जब तू ही बोलती रहेगी तो फिर हम सब तुझे कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे तुझे, कैसे जान पाएगी तू क्यों जा रही है और किसने कहा है जाने के लिए? ये सुनकर तो खनक भी चुप हो गई थी और फिर रोहन बोलता है कि देख खनक, बुआ जी की तबीयत ना बहुत ज़्यादा खराब है और उनके पास कोई भी नहीं है उनकी देखभाल करने के लिए। तू तो जानती ही है ना बुआ के घर में सब लोग कैसे हैं। तू और स्वीटी दोनों ही कल सुबह की ट्रेन से नासिक जा रहे हैं, हमने बस प्लान कर दिया है इस चीज़ के लिए। ये सुनकर तो खनक एकदम से बोलती है कि तो दी को भेज दो ना आप, मेरा तो कॉलेज है ना। ये सुनकर तो राहुल बोलता है कि यार तू समझ क्यों नहीं रही है खनक,
ये स्वीटी तेरे बिना नहीं जाएगी, कह रही है कि तेरे साथ ही जाऊंगी। और फिर बुआ जी भी तुझे बहुत ज़्यादा याद कर रही, उन्होंने तुझे भी आने के लिए कहा। ये सुनकर खनक को अब थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। राहुल और रोहन दोनों ही अब बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए थे। दोनों को ही अब बहुत ज़्यादा सुकून हो गया था कि उन्होंने खनक को बना लिया है नासिक जाने के लिए और उसे थोड़ा सा भी शक नहीं होने दिया कि वो अचंत के डर की वजह से खनक को नासिक भेज रहे हैं, क्योंकि सच में अचंत बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंसान है। खनक भी ये सोचकर सो गई थी कि कुछ दिनों के लिए वो अचंत को नहीं देखेगी, उससे दूर रहेगी, लेकिन ये कितना ज़्यादा सही होने वाला था वो तो महादेव ही जानते हैं, क्योंकि खनक अब अचंत की नज़रों में आ गई और अचंत की नज़रों से बचना इतना आसान भी नहीं था। सुबह का वक्त था। खनक का घर, खनक और स्वीटी घर से निकल रहे थे। बाहर जाके जल्दी से दोनों ने अब सबका आशीर्वाद लिया और फिर राहुल और रोहन दोनों के साथ दोनों ही रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाती हैं। इधर हरिकांत जी और हरीश चंद जी भी थोड़ा सा शांत हो गए थे, क्योंकि अचिंत को देखकर सबके दिल में खनक के लिए बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था। सबको इस चीज़ का डर लग रहा था कि अचिंत कहीं उनकी बेटी खनक के साथ कुछ गलत ना कर दे। वो बस ये सोच ही रहे थे कि शायद खनक कुछ दिनों के लिए यहाँ से चली जाएगी तो अचिंत के दिमाग से भी निकल जाएगी और उनकी बेटी को कोई भी खतरा नहीं रहेगा एएसएस से। और वैसे भी वो तो अचिंत सिंह शेखावत है, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उसके पास तो हजारों काम होते हैं ना। वो खनक को क्यों याद करेगा, क्यों एक लड़की के लिए वो अपना टाइम बर्बाद करेगा। इधर रोहन और राहुल ने भी स्वीटी और खनक को अच्छे से ट्रेन पर बैठा दिया था। अब वो दोनों भी शांत हो गए थे और रोहन को लग रहा था कि शायद अब उसने अपनी बहन को सुरक्षित कर दिया है, अब खनक को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब आगे क्या होने वाला था ये कोई भी नहीं जानता था, ये तो बस महादेव ही जानते थे कि अब खनक की जिंदगी में क्या होने वाला है। इधर खनक भी नासिक चली जा रही थी। ट्रेन की खिड़की के पास बैठकर वो सोच ही रही थी कि शायद कुछ दिनों के लिए वो यहाँ से दूर रहेगी तो अचंत ने जो कुछ भी उसके साथ किया है वो भी भूल जाएगी। अचंत कभी भी उसके पास नहीं आएगा, कभी भी उसके सामने नहीं आएगा और फिर वो नॉर्मल हो जाएगी और अपनी ज़िंदगी फिर से जीने लगेगी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका सुकून भी बस अब कुछ वक्त के लिए ही है। उसकी लाइफ में अचिंत नाम का तूफान आ चुका है और अचंत जिसकी लाइफ में जाता है इतनी आसानी से नहीं वापस आता, वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। ये सब सोचते हुए खनक भी खिड़की के पास आकर अपना सर रखकर आराम से सो जाती है। खिड़की से आती हुई हवा उसके चेहरे पर हल्की हल्की सी टच कर रही थी, जिससे उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। खनक आराम से सो रही थी। खनक को ऐसे शांत सोता हुआ देखकर स्वीटी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो खुद से बोलती है कि अच्छा हुआ खनक को पता नहीं चला कि रोहन भैया और राहुल भैया ने उसे मेरे साथ नासिक क्यों भेजा है, वरना ये कभी भी नहीं आती। बेचारी बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। बहुत ही ज़्यादा सीधी है मेरी खनक, जो भी किसी के सामने अपना सर तक नहीं झुकाती थी। उसे एएसएस ने इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया था डरने के लिए, उसने भी अपने हाथ जोड़ लिए थे। फिर वो ऊपर देखकर बोलती है कि हे महादेव, मेरी खनक की मासूमियत को ख़त्म मत कर देना। मेरी खनक बहुत ही ज़्यादा मासूम है, बहुत ही ज़्यादा चंचल है। अगर उसके साथ कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा हुआ ना तो शायद वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। महादेव प्लीज़ मेरी खनक की मदद करना, उसे थोड़ी सी हिम्मत दे दो और एएसएस के दिमाग में जो कुछ भी खनक के लिए है ना, खनक को निकाल दो उसके दिमाग में, उसकी लाइफ में पहले जैसी नॉर्मल कर दो। महादेव मेरी खनक को पहले जैसा कर दो। लेकिन स्वीटी को नहीं पता था कि वो महादेव से क्या मांग रही है। जो कुछ भी वो मांग रही है वो इम्पॉसिबल है। खुद महादेव ने ही तो खनक को अचंत से जोड़ दिया था, उसकी किस्मत में अचंत को लिख दिया था। कुछ घंटे में ही स्वीटी और खनक दोनों ही नासिक पहुंच गई थी। स्वीटी ने देखा तो खनक अभी भी बच्ची की तरह आराम से सो रही थी। फिर स्वीटी मुस्कुराकर खनक को जगाकर बोलती है कि खनक आ गए हैं हम, उठ जा अब घर पर सो लियो। स्वीटी की आवाज़ सुनकर खनक ने भी अपनी आंखें खोली और फिर अंगड़ाई लेते हुए बोलती है कि दी आ गए क्या हम लोग, और मोहित आया क्या हमें लेने के लिए, या फिर हमें अकेले ही जाना पड़ेगा। ये सुनकर स्वीटी भी अब बैग को लेते हुए बोलती है कि चल पहले ट्रेन से नीचे जाएंगे तब ना पता चलेगा कि वो आया है या फिर नहीं। फिर दोनों ही अपना अपना लगेज लेकर ट्रेन से नीचे उतर जाती हैं और तभी पीछे से आवाज़ आती है कि खनक स्वीटी मैं आ गया हूँ यहाँ पर। ये सुनकर तो खनक और स्वीटी ने भी पलट कर देखा तो सामने एक लंबा चौड़ा सांवला सा लड़का खड़ा हुआ था, जिसने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था। वो हरे रंग की टी शर्ट और ग्रे कलर का ट्राउजर पहने हुआ था। वो भी कुछ खास नहीं था लेकिन अच्छा तो लग रहा था। लेकिन खनक की तरफ देखते ही उसकी नजरें तो अब खनक से हटी ही नहीं रही थी, उसकी नजरें खनक पर ही आकर टिक गई थी। वो खनक और स्वीटी के पास आकर बहुत ही प्यार से बोलता है कि हाय मैं मोहित, तुम दोनों को याद है ना। ये सुनकर तो स्वीटी हल्के से मुस्कुरा देती है और हाय बोल देती है, लेकिन खनक ने थोड़ा सा मुंह बना लिया था और फिर अपना चेहरा भी दूसरी तरफ करके धीरे से बड़बड़ा
बड़बड़ाते हुए अपने मन में बोलती है कि हाँ हाँ, तुम्हें कैसे भूल सकते हैं हम। बचपन में तुम ही तो थे जो हम सब के हिस्से का भी खा जाया करते थे। इतना ज़्यादा खाते हो तुम? क्या आज भी उतना ही ज़्यादा खाते हो तुम? ये सुनकर तो मोहित भी बोलता है कि कुछ कहा क्या तुमने खनक? ये सुनकर तो खनक ने भी अपने दांत दिखाते हुए बोला कि नहीं नहीं, बचपन में तो सर के पास खड़े होकर चिल्लाना पड़ता था ना, तब भी तुम्हें नहीं सुनाई देता था, तब भी तुम नहीं सुनते थे, और आज तो बड़ा बड़ा कान लगाकर सुन रहे हो तुम। ये सुनकर मोहित भी मुस्कुरा देता है और फिर बहुत ही प्यार से मुस्कुरा कर खनक की तरफ देखकर बोलता है कि अरे बचपन में तो तुम तीखी मिर्ची थी और आज भी, लेकिन बहुत ज़्यादा हॉट हो गई हो तुम, अब सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी हो। ये सुनकर खनक भी थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलती है कि हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही कहा है तुमने, लेकिन हाँ, बच के रहना मुझसे, कहीं ऐसा ना हो कि ये हॉटनेस तुम्हें ही जला दे, समझे तुम। तो स्वीटी ने भी जब देखा कि बात ज़्यादा आगे बढ़ रही है तो फिर वो भी बीच में आकर बोलती है कि अरे अरे रुक, बस करो ना, अब तुम लोग इतना ज़्यादा क्यों लड़ते रहते हो, अब बाकी की बातें घर पर होंगी, कोई भी किसी से कुछ नहीं बोलेगा, अब चुपचाप से घर चलो। ये सुनकर मोहित ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। तो फिर खनक ने भी मोहित की तरफ अपनी जीभ दिखाकर थोड़ा सा इरिटेट कर दिया था उसे। ये देखकर तो स्वीटी भी खुद से बड़बड़ाते हुए बोलती है कि चलो, मोहित की वजह से ही सही मेरी खनक थोड़ी सी नॉर्मल तो हो गई, उसे पहले जैसा देखने को तो मिला मुझे। फिर सब अब घर पहुंच जाते हैं। बुआ जी खनक और स्वीटी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी और बोलती हैं कि आओ आओ मेरे बच्चों, कितना वक्त हो गया है तुम दोनों को देखा नहीं मैंने, आज तो सबको साथ में देखा है, बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। बुआ जी को देखकर खनक और स्वीटी भी अब उनके गले लग जाती हैं और खनक भी हल्के से मुस्कुराकर बोलती है कि बुआ जी, आपको देखकर हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, बहुत दिनों के बाद आए हैं हम दोनों यहाँ पर आपसे मिलने के लिए, आपके हाथों का खाना खाएंगे और खूब सारे मज़े करेंगे, है ना दी। ये सुनकर तो बुआ जी भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और बोलती हैं कि हाँ, तुम सब जाओ, फ्रेश हो जाओ, पहले मैं खाना लगाती हूँ। यह सुनकर स्वीटी और खनक थोड़ा सा ताज़ा होने के लिए चली गई थी, लेकिन मोहित की नज़र तो अभी भी खनक पर ही थी। वो तो बस खनक को ही देखे जा रहा था। वो खुद से ही बोलता है कि यार, सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी ये बड़ी होकर, बचपन में तो खूबसूरत थी लेकिन अब तो एकदम से कयामत हो गई है, कयामत, कुछ करना पड़ेगा इसका। इतना बोलकर वो भी अब सीधा अपने रूम के अंदर चला जाता है। कुछ वक्त के बाद सब लोग खाने की मेज पर बैठे थे और खाना खाने लगे थे। तो स्वीटी भी अब खाना का मूड चेंज करने के लिए बुआ जी की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से बोलती है कि अरे बुआ जी, यहाँ पर ऐसा कुछ है क्या जहाँ पर हम घूमने के लिए जा सकते हैं? वो क्या है ना कि खाना को घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है और अब जब हम यहाँ पर आए हैं तो फिर ये भी कर लेते हैं, क्यों खनक? ये सुनकर तो बुआ जी एकदम से मुस्कुरा कर बोलती हैं कि हाँ हाँ बेटा, अभी अभी यहाँ पर एक नया मॉल खुला है, मैं भी नहीं गई हूँ वहाँ पर, लेकिन सुना है कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो कल चलो ना, तुम दोनों ही मोहित के साथ चली जाना वहाँ पर। यह सुनकर तो खनक फिर से धीरे से बोलती है कि इसे पकौड़े जैसी शक्ल वाले के साथ जाएंगे तो फिर चाय वाला भी बोलेगा कि बेटा चाय ले लो साथ में, पकौड़ा तो है ही तुम्हारे पास। ये सुनकर तो स्वीटी को एकदम से हंसी आ गई थी और वो खाना खाते खाते हंसने लगी थी और वो भी अपनी हंसी को कंट्रोल करने लगी थी। लेकिन मोहित समझ गया था कि खनक ने जरूर कुछ ना कुछ तो उसके बारे में ही कहा है, लेकिन फिर भी इग्नोर करके बोलता है कि तो कल तुम दोनों ही तैयार रहना, हम सब मॉल चलेंगे, खूब मजा करेंगे, खूब घूमेंगे, है ना स्वीटी? ये सुनकर तो स्वीटी ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया, लेकिन खनक के दिमाग में तो अभी कुछ और ही चल रहा था। वो स्वीटी के पास जाती है और धीरे से उसके कान में बोलती है कि दी, मैं तो नहीं जाने वाली हूँ इसके साथ, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी इस पकौड़े जैसी शक्ल वाले के साथ, अब आप देखती जाओ कि इसके साथ मैं क्या करती हूँ, तब इसको मजा आएगा। ये सुनकर स्वीटी एकदम से शॉक्ड हो गई थी और फिर वो ऊपर देखकर खुद से बोलती है कि हे महादेव, अब आप ही मोहित को बचा सकते हो मेरी खनक से, नहीं तो पता नहीं ये उसके साथ क्या करेगी। फिर सब अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए थे। खनक जो कि अपने दिमाग में मोहित के लिए कुछ अच्छा सा प्लान कर रही थी कि उसे मोहित के साथ अब क्या करना है। रात का वक्त था, एएसएस का मेंशन। अचंत अपने सोफे पर बड़े ही स्टाइल से बैठा हुआ था और उसके पास करीब 10 आदमी खड़े हुए थे। लकी उसके बगल में खड़ा हुआ था। बहुत देर चुप रहने के बाद अचंत खड़े होकर बोलता है कि अच्छा, तो खनक ना कॉलेज में थी, ना घर में थी, ना म्यूजियम में है, ना डांस क्लास में है, ना मार्केट में है और ना ही अपने किसी दोस्त के घर पर है। आखिर खनक गई तो गई कहाँ पर? कहाँ गई खनक जो तुम लोगों को नहीं पता है? मुझे कुछ भी करके बस खनक का पता चाहिए। सब लोग अपना सर झुकाकर खड़े हुए थे और अचंत के डर से एकदम से थर थर कांप रहे थे। आज अचंत क्या करने वाला था उनके साथ ये किसी को भी नहीं पता था। और फिर लकी की तरफ देखकर बोलता है कि सुबह तक खनक के पास जाने का इंतजाम करो, मुझे और कुछ भी नहीं पता है, मुझे खनक को देखना है, उसे टच करना है, उसे महसूस करना है। और फिर उसने अपने एक नौकर को बुलाया और फिर उसके हाथ में ट्रे में कुछ दूध के ग्लास रखे हुए थे
जिनको देखकर अचंत अपने सामने खड़े आदमियों की तरफ देखकर बोलता है कि अगर चाहते हो कि तुम सब जिंदा रहो तो फिर ठीक है, एक ही सांस में इस दूध को पी जाओ, एक ही सांस में पीना होगा इस दूध को। सब अच्छे से जानते थे कि अचंत एक शैतान है, वो पूरी तरह से डेविल हो जाता है और फिर अचंत से दया की उम्मीद करना बेकार ही। सबको बहुत ही बुरी तरह से सजा मिलती थी और फिर उन्हें अचंत का एक आसानी से सजा दे रहा था, तो बिना सोचे समझे सब एक ही सांस में दूध पीने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें समझ में आया कि दूध तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, वो सब नहीं पी पाएंगे। ये देखकर तो अचंत बोलता है कि अब मैंने एक मौका तुम सबको दिया था ना, लेकिन अब तुम्हारी किस्मत ही बुरी है, तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इतना बोलकर उसने अपने एक आदमी की तरफ देखा तो वो आदमी भी अब सबको लेकर टॉर्चर रूम के अंदर चला जाता है। सब के जाने के बाद अचंत खुद से बोलता है कि तुमने मुझसे दूर जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है खनक, बहुत बड़ी। इस गलती को मैं माफ नहीं करूंगा। अब तुम देखो कि मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे साथ आ रहा हूँ मैं खनक, इंतजार करना मेरा, बहुत ही जल्द अचंत सिंह शेखावत तुम्हारे सामने होगा। खनक और स्वीटी भी इधर आमने सामने थे, लेकिन जैसे ही दोनों आगे आती हैं वैसे ही दोनों के बीच में कुछ आदमी हाथों में बंदूक लेकर खड़े हो गए थे और तभी वहां पर लकी के साथ अचंत आ जाता है और एक बड़े से आलीशान सोफे पर बैठकर बोलता है कि वैसे बहुत जल्दी थी ना मुझसे दूर भागने की तुमको, तो देखो मैं खुद ही तुम्हारे पास आ गया, क्योंकि तुम्हारा अचंत सिंह शेखावत तुमसे दूर नहीं रह सकता है ना। अचंत को देखकर स्वीटी भी अब बहुत ज्यादा डर गई थी और वो भी अपनी आंखें बंद करके बोलती है कि हे महादेव प्लीज प्लीज मेरी खनक की रक्षा करना, मेरी खनक को बचा लो इस साइको से प्लीज। तभी अचंत भी स्वीटी की तरफ देखते हुए लकी की तरफ देखकर बोलता है कि लकी वैसे ये भी कुछ कम नहीं है, तुम भी ट्राई करो ना, इस पर जरूर पड़ जाएगी तुमसे। ये सुनकर तो खनक एकदम गुस्से से चिल्लाकर बोलती है कि नहीं नहीं, मेरी दी को कुछ भी मत करना, प्लीज कुछ भी मत करना, आओ आओ जो भी आप कहेंगे ना वो मैं करूंगी, बस बस मेरी दी को कुछ भी मत करना। ये सुनकर अचंत भी खनक के पास आया और बोलता है कि ओके ओके, अगर अपनी दी को बचाना चाहती हो ना तो ठीक है, फिर मेरे साथ चेंजिंग रूम में अभी के अभी चलो। यह सुनकर खनक और स्वीटी दोनों के ही होश उड़ गए थे, दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड होकर अचंत को देख रहे थे। और तभी स्वीटी चिल्लाकर बोलती है कि नहीं खनक, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, तू इसके साथ कहीं भी नहीं जाएगी। स्वीटी की बात पर लकी ने अभी स्वीटी को घूर कर देखा तो स्वीटी ने भी अपनी नजरें नीचे झुका ली थी। इधर खनक भी चुपचाप से अब अचंत के साथ चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगती है। मॉल के सभी लोग अचंत के सामने सर झुकाकर खड़े हुए थे, सबको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। और फिर अचंत ने भी खनक को रूम में ढकेल दिया और फिर खुद भी उसी रूम में आकर उसको अंदर से लॉक कर दिया। अब खनक के हाथ पर एकदम से कांपने लगे थे, वो थर 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 कांप रही थी, लेकिन अचंत की नजर खनक के होंठों पर ही थी। वो खनक के पास आते जा रहा था और खनक कहाँ जा सकती थी, क्योंकि वो बेचारी तो उसके अंदर बंद हो चुकी थी। वो चुपचाप से दीवार से लगी होकर खड़ी हुई थी और अपनी नजरें नीचे झुकाकर सुबक सुबक कर रो रही थी। फिर अचंत ने भी उसके बगल की दीवार पर अपना हाथ दोनों जोर से रखा और फिर थोड़ा सा झुककर खनक के चेहरे के सामने अपना चेहरा लेकर आया और बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है, तुम कैसे भूल सकती हो, तुमने बहुत बड़ी गलती करी है मुझसे दूर आने के। यह सुनकर तो खनक ने भी अपना सिर ना में हिला दिया और फिर कांपते हुए होठों के साथ धीरे से बोलती है कि क्या करना है मुझे। तो खनक भी ये सब कुछ अपनी नजरें झुकाकर ही बोल रही थी। और तभी अचंत थोड़ा तेज आवाज में बोलता है कि ज्यादा कुछ नहीं करना है तुम्हें बस जितना मैं कह रहा हूँ ना चुपचाप से करती जाओ। ये सुनकर तो खनक ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी और फिर अचंत उसके कान के पास जाकर धीरे से बोलता है कि अपने कपड़े उतारो अभी के अभी। ये सुनकर तो खनक अंदर तक हिल गई थी, वो एकदम से शॉक्ड हो गई थी, उसकी आंखें भी एकदम से बड़ी हो गई थी। वो अचंत की तरफ देखने लगी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कोई इतनी बुरी बात भी किसी के लिए कैसे बोल सकता है। एएसएस कितना ज्यादा घटिया किस्म का इंसान है। अचंत भी अब खनक को ही देखे जा रहा था। वो बोलता है कि क्या हुआ, समझ नहीं आया कि मैंने क्या कहा है अभी? अगर तुमको समझ में नहीं आया तो ठीक है, अभी बाहर लकी है तुम्हारी दी के पास, तुम तो यहाँ पर सिर्फ मेरे सामने हो और तुम्हारी दी पता नहीं कितने लोगों के सामने होगी। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने कपड़े उतारने हैं या फिर अपने दी के उतरवाने हैं। ये सुनकर तो खनक बोलती है कि नहीं नहीं, मैं कर रही हूँ मैं। अचंत सिर्फ खनक को देख रहा था और खनक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसके लिए भी ये सब कुछ करना बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी। लेकिन कुछ भी हो अचंत की बात तो माननी ही थी उसे। वो धीरे धीरे अपने कपड़े खोल रही थी। उसने पहले अपना दुपट्टा साइड में किया और फिर अपनी कुर्ती की जिप खोली और फिर उसे उतारने लगी। अचंत खनक के पीछे था, लेकिन आईने में अचंत को सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। लेकिन अभी तो अचंत की नजर खनक की बैग पर ही थी। खनक ने भी अब अपनी कुर्ती निकाल दी थी और रो रही थी, क्योंकि किसी भी लड़की के लिए ये सब कुछ
कुछ करना बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात थी, क्योंकि अब उसके इज्जत पर बात आ गई थी। और तभी अचंत भी खनक की पीठ से लगकर खड़ा हुआ और फिर मिरर में खनक की बॉडी को देखने लगता है। खनक का गोरा गोरा रंग एकदम से निखर रहा था और फिर अचंत ने भी अपना हाथ आगे की तरफ किया और फिर खनक की तरफ बढ़ा दिया। अचंत के ऐसा करने से खनक का मन ऐसा कर रहा था कि वो कहीं अभी के अभी भाग जाए या फिर कहीं पर जाकर मर जाए, वो आज के आज ही अपनी जान दे दे। अचंत भी धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर की तरफ कर रहा था और ये देखकर खनक की सांसें एकदम से अटक गई थी। उसकी आंखों से हल्के हल्के आंसू गिर रहे थे, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी बहन की इज्जत की बात थी। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अचंत का हाथ पकड़कर उसे ये करने से रोक दे। अचंत का हाथ खनक के जिस्म पर था और अपने हाथ को फेरने लगा, जिससे खनक सिसक रही थी और बहुत ही ज़्यादा उसे दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी ने बहुत ज़्यादा मारा हो। खनक की सिसकियाँ एकदम से सुनकर अचंत को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि खनक उसकी टच करने से रो रही है। वो खनक को और भी ज़्यादा बड़ी सज़ा देना चाहता था। वो उसे अपनी तरफ पुश कर रहा था, जिससे खनक रोने लगती है। फिर वो खनक के सामने आया और फिर खनक के होठों के करीब जाकर बोलता है कि अगर तुमने रोना बंद नहीं किया ना, तो फिर मैं बहुत कुछ कर दूंगा तुम्हारे साथ, मुझसे भी कंट्रोल नहीं होगा, समझी? तुम चुपचाप से अपना रोना बंद कर दो। यह सुनकर खनक ने भी जल्दी से अपना रोना बंद कर दिया था, लेकिन अब ऐसे अचानक से रोना बंद करने की वजह से खनक को हिचकियां आने लगी थी। वो हिचकी लेने लगी थी। अचंत खुद को खनक के पास जाने से रोकना चाहता था। वो बार बार खुद पर कंट्रोल कर रहा था, लेकिन जब भी वो खनक के थोड़ा सा भी करीब होता था तब वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता था। उसका गुस्सा, उसका प्यार कंट्रोल नहीं होता था। खनक अचंत के होठों से अपने होठों को थोड़ा सा दूर रख रही थी, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि अचंत और वो थोड़े ही पास रहेगी तो फिर कहीं ना कहीं वो खुद उससे बचने में नाकाम रह जाएगी। अचंत को खनक का इस तरह से रिएक्ट करना और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था और भी ज़्यादा उसके करीब पड़ रहा था। अचंत के ऐसा करने से खनक ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी और फिर अचंत का उसे इस तरह से छूना, उसे टच करना, उसे किस करना, उसे अपनी कमज़ोरी, अपनी मजबूरी को सब कुछ बता रही थी। वो इतनी ज़्यादा मजबूर हो गई थी कि इतने होने के बाद भी अचंत को बर्दाश्त करने के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि उसने अगर अचंत की बात नहीं मानी तो अचंत क्या कर लेगा। खनक के आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे, वो अभी भी रो रही थी और अचंत से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था उसके आंसुओं को, इसीलिए उसने भी अपने होठों को बढ़ाकर खनक के आंसुओं पर रख दिया और पोंछ दिया और फिर उसके पीछे जाकर उसकी कमर में अपना हाथ लपेटकर उसके कंधे पर अपना सिर रखकर खनक के कान में धीरे से बोलता है कि हे माय लव, प्लीज ओपन योर आइज, लुक योर सेल्फ। लेकिन खनक खुद को देखना भी नहीं चाहती थी। उसे इस वक्त अपने ऊपर भी घिन लग रही थी, इसीलिए वो अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। उसने टाइटली अपनी आंखें बंद करके रखी थी और ये देखकर अचंत ने हल्की सी मुस्कान के साथ फिर से खुद से बोलता है कि यार तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। क्योंकि एक बार अचंत सिंह शेखावत को जो पसंद आ जाए ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी ही होकर रहती है, किसी भी हालत में, चाहे खुश होकर चाहे ना खुश होकर, किसी भी सूरत में तुम अब मेरी ही रहोगी और तुम्हारे साथ तो मुझे बहुत कुछ करना है। अब अभी के लिए बस इतना ही कर लेता हूँ। ये आंसू बह नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं बहने ही नहीं दूंगा इन आंसुओं को। इतना बोलकर अचंत ने भी अपने होंठ खनक के गालों पर रगड़ते हुए बोला कि अपनी आंखें खोलो, नहीं तो मैं ऐसे ही अपने होंठों को तुमसे जोड़ के रखूंगा, समझी तुम? खनक भी चाहती थी कि अचंत जल्दी से उससे दूर हो जाए, उसे छोड़ दे और वो यहाँ से चली जाए। जब उसे ये सुना तो फिर उसने भी जल्दी से अपनी आंखें खोल दी, लेकिन आंखें खोलते ही वो एकदम से शॉक्ड हो गई थी। खनक इस वक्त बेबसी के साथ अचंत के सामने खड़ी हुई थी, लेकिन उसकी बॉडी से आंसू गिर रहे थे। लेकिन अचंत को तो अपने मन की करनी थी, वो भी अब खनक के शरीर पर अपने हाथों को हल्के हल्के से फेर रहा था। अचंत के ऐसा करने से खनक ने फिर से अपनी आंखें जल्दी से बंद कर ली थी और ये देखकर अचंत के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर अचंत भी आगे आकर खनक के गालों को अपने होठों से रगड़ने लगता है। अचंत उसे एक टक निहारे जा रहा था। उसकी नजरें तो अब खनक के गोरे बदन से हटी नहीं रही थी, बस वो उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। उसके लिए खनक बहुत ही ज़्यादा खास थी। ये मान के चलिए कि उसकी लाइफ बन गई थी। अब वो चाह कर भी कुछ कर ले, मगर एक पल के लिए दूरी उससे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था वो खनक से। उसे हर वक्त बस उसकी खनक उसके साथ में ही चाहिए थी। वो उसके बदन पर पेनी जैसी नज़र बनाए हुए था और ऐसे करने से तो खनक का मन ऐसा कर रहा था कि जैसे अभी इस वक्त वो कहीं जाकर भाग जाए या फिर अचंत का मर्डर कर दे अभी के अभी। लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि वो बहुत ही
ज़्यादा सीधी सादी एक लाचार बेबसी सी लड़की है। वो चुपचाप से अपनी आंखों को बंद किए हुए ही थी और रोई जा रही थी। अचंत ने भी अपने होठों को खनक के बहते हुए आंसुओं के ऊपर रखा और फिर खनक के आंसुओं को पीता हुआ बोलता है कि बेबी यू डोंट नो कि ये आंसू कितने ज्यादा कीमती हैं। मोती हमारे लिए, समझे तुम। हम आखिर इन्हें कैसे बहने दे सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं बहाना है तुम्हें इन आंसुओं को। और अचंत जो बार बार ऐसा कर रहा था, पर खनक की आंखें एकदम से थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके आंसू तो बहते जा रहे थे। अचंत ने भी खनक के शोल्डर पर अपना हाथ रखा और फिर खनक के पीछे आ गया और फिर उसने खनक की कमर के चारों तरफ से अपने हाथों को लपेट लिया और फिर खनक के कंधे पर अपना सर रखकर उसके कान में धीरे से बोलता है कि हे माय लव, ओपन योर आईज प्लीज एंड लुक योरसेल्फ। लेकिन खनक जो खुद को देखना भी नहीं चाहती थी, उसे अब खुद से भी घिन आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा पाप कर दिया हो, जो खनक सहन भी नहीं कर पा रही थी। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो किसी भी लड़के के सामने ऐसे खड़ी है। ये देखकर तो अब अचंत खनक के गालों को अपने होठों से रगड़ते हुए बोलता है कि हे ओपन योर लिप्स अदरवाइज आई विल कीप माई लिप्स अटैच्ड टू यू लाइक दिस। ये सुनकर खनक ने भी जल्दी से अपनी आंखें खोल दी थी और फिर सामने खुद को देखकर उसके होश एकदम से उड़ गए थे, क्योंकि अचंत ने खनक को वहीं पर साड़ी पहनाई हुई थी जो खनक ने पसंद करी थी। लेकिन सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी खनक, और अचंत भी एकदम से समझ नहीं पा रहा था कि साड़ी सच में खूबसूरत है या फिर खनक की बॉडी पर इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है ये साड़ी। लेकिन एक पल को अब खनक भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि खनक के लिए छोटी से छोटी खुशी भी बहुत ज्यादा बड़ी होती थी और उसने भी दिल से ये साड़ी बहुत ज्यादा पसंद करी थी। उसे ये साड़ी मॉल में बहुत ज्यादा पसंद थी, मगर प्राइस ज्यादा होने की वजह से वो इस साड़ी को नहीं ले पाई थी। और तभी उसकी नजर मिरर में से जाकर अब अचंत पर जाती है, जो कि उसे ही देखे जा रहा था। फिर वो उसके सामने खड़ा हो गया और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरता हुआ प्यार से बोलता है कि हे यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो तुम। लेकिन खनक को अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अचंत ने उसे बहुत ही बुरी तरह से हाथ लगाया था और आज तक किसी ने भी खनक को ऐसे हाथ नहीं लगाया था। बस इसी वजह से खनक के दिल की बेचैनियां और भी ज्यादा बढ़ रही थी। फिर अचंत ने भी उसका हाथ पकड़ा और फिर उसे लेकर बाहर आ जाता है। खनक को देखकर तो सब के होश एकदम से उड़ गए थे। सब बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होकर खनक और अचंत को देख रहे थे। स्वीटी भी खनक को ही देख रही थी, लेकिन खनक किसी को भी नजर उठाकर नहीं देख रही थी। और तभी अचंत ने खनक की तरफ देखा और फिर उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचकर स्वीटी से बोलता है कि वैसे स्वीटी, तुम्हारी बहन ने ये साड़ी पहनकर इसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ये सुनकर खनक की नजर और भी ज्यादा नीचे हो गई थी और फिर अचंत ने फिर से खनक को चेंजिंग रूम में लेकर गया और उसे चेंज कराकर ले आया और फिर उसके हाथ में साड़ी का पैकेट देते हुए बोलता है कि ये रहा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पहला गिफ्ट। ये सुनकर तो खनक धीरे से बोलती है कि मैं आपसे नहीं ले सकती हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपका कोई भी गिफ्ट। यह सुनकर तो अचंत ने थोड़ा सा गुस्से में एक आदमी पर गोली चला दी और फिर वो आदमी वहीं पर गिर जाता है और उसका खून फर्श पर एकदम से फैल गया था। ये देखकर तो खनक और स्वीटी दोनों ही सहम गई थी। अचंत फिर से खनक के करीब जाकर बोलता है कि अभी भी नहीं लेना है क्या तुम्हें ये गिफ्ट। खनक ने जल्दी से पैकेट अपने हाथों में लिया और फिर वहां से जाने लगी कि तभी अचंत ने फिर से उसे पकड़ लिया और बोलता है कि जा रही हो, एक किस तो कर ही सकती हो ना। ये सुनकर तो खनक के हाथ पैर के साथ साथ उसके होंठ भी कांपने लगे थे और स्वीटी तो ये बात सुनकर जैसे एकदम से सुन्न हो गई थी। उसकी सांसें तो ऊपर नीचे होने लगी थी, क्योंकि मॉल में इतने सारे लोग थे कि ये बहुत ही ज्यादा शर्म वाली बात थी उन दोनों के लिए। फिर अचंत ने भी अपना गाल आगे किया और फिर उस पर अपनी एक उंगली रख के बोलता है कि जल्दी करो, अब सब्र नहीं हो रहा है मुझसे। खनक तो हिल भी नहीं पा रही थी, उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। और फिर ये देखकर अचंत ने फिर से गुस्से में 3 आदमियों पर गोली चला दी और वो सब भी खनक के सामने गिर जाते हैं। और फिर अचंत ने भी खनक को खींचा और फिर उसके गाल पर किस कर लिया और बोलता है कि सी योर टुमारो माय लव। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगा और तभी फिर से खनक के कान के पास जाकर बोलता है कि वैसे तुमने जो मोहित के साथ किया है ना, बहुत अच्छा लगा, मुझे मजा आया, आई लव इट। ये हमेशा हर लड़के के साथ करना तुम। ये सुनकर तो खनक की सांसें एकदम से रुक जाती हैं। इतना बोलकर फिर वो लकी की तरफ देखकर बोलता है कि बॉडीज को उनकी फैमिली के पास पहुंचा दो। इधर अचंत के जाते ही स्वीटी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो डर के मारे जल्दी से खनक के पास आती है और फिर उसे लेकर सीधा जल्दी से वहां से निकल जाती है।
खनक तो डर के मारे अभी भी काँप रही थी। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अचानक कहीं फिर से उसके साथ आकर बदतमीज़ी ना करने लगे। तो दोनों ही अब वहाँ से जल्दी-जल्दी से निकल जाती हैं। रात का वक्त हो चला था। इस वक्त एएसएस का मेंशन अचानक आज सिर्फ खनक को साड़ी में याद कर रहा था और वो लकी के साथ शतरंज खेल रहा था। अगला दाव अचंत का था और उसे अपने किंग को थोड़ा सा पीछे कर दिया था, जिससे उसने लकी के दाव को मात दे दी थी और फिर वो जीत गया था। ये देखकर लकी बोलता है कि हे एएसएस, आपको नहीं लगता है कि आप खनक के साथ कुछ ज़्यादा ही गलत कर रहे हैं? ये मत कीजिए ना प्लीज़, वो एक लड़की है। यह सुनकर अचंत ने भी एक नज़र घूर कर लकी की तरफ देखा तो लकी एकदम से चुप हो जाता है और अचंत फिर से खनक की तस्वीर को देखते हुए बोलता है कि अब मैं जीत गया हूँ तुमसे, तो तुम्हें अब मेरी बात को मानना पड़ेगा क्योंकि मैंने तुम्हें हरा दिया है। तो अब तो जो मैं कहूँगा ना वो तुम करोगे चुपचाप से। फिर अचंत भी सामने देखते हुए बोलता है कि देयर इज़ अ सरप्राइज फॉर यू माई लव, नाउ यू आर गोइंग टू गेट सच अ शॉक एवरी डे एंड नाउ यू विल सी द पैशन ऑफ अचंत सिंह शेखावत। इतना बोलकर अचंत के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो जोर जोर से मुस्कुराने लगता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो रहा है। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या करने वाला है अचंत अब खनक के साथ? क्या खनक झेल पाएगी अचंत का टॉर्चर या फिर आएगा कहानी में एक नया ट्विस्ट? ये सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के एपिसोड में। आखिर कौन सा सरप्राइज है खनक के लिए? अचंत के पागलपन से कैसे निकलेगी खनक? निकल पाएगी या फिर नहीं?